धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बार बार एक बात इसलिए दोहराता हूं ताकि आप चीजों को थोड़ा गंभीरता से समझ सकें। देखिए, जब रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए मामलों पर बात करनी चाहिए तो उसके लिए एक स्पेशल पत्रकार होना चाहिए, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट होना चाहिए। किसानों के मुद्दे पर बात करनी चाहिए तो वहां भी एक जानकार पत्रकार होना चाहिए। इसी तरीके से क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए भी क्राइम रिपोर्टर होना चाहिए। लेकिन आजकल जो ये नया युग आया है मीडिया का, इसमें जो एंकर या एंकराइन आपके सामने दिखाई दे रही, वो ही सब कुछ है। विदेश नीति पे भी बात कर सकती है, रक्षा नीति पे भी बात कर सकती है और इकोनॉमी पे भी बात कर सकती है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम अपने आप को इसमें सक्षम नहीं मानते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो इस फील्ड के विशेषज्ञ लोग होते हैं, जो इस फील्ड के माहिर लोग होते हैं, उन्हें आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो आजकल एक मुद्दा छाया हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार किसानों के खिलाफ कानून ले आएगी। लोकसभा से पास हो चुका है, कल बताया जा रहा है राज्यसभा में भी रख दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना जी, हम तो ऐतिहासिक कानून लाए। आज तक 70-72 साल के इतिहास में किसानों के लिए ऐसा कानून कोई न लाया। तो बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई में ये ऐतिहासिक कानून है जो सरकार कह रही है, और क्या वाकई में ये किसानों के लिए बुरा कानून है क्योंकि किसान सिर्फ हरियाणा और पंजाब में ही सड़कों पर क्यों उतरे हुए हैं, पूरे देश में ऐसी स्थिति क्यों नहीं दिखाई दे रही है। इन्हीं सारे पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देश ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर अपनी एक बड़ी पहचान रखते हैं, अखिल भारतीय किसान महासभा के कन्वीनर हैं डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी जी। किसी पहचान के मोहताज नहीं है। 45 से ज्यादा किसानों के जो संगठन है उसके वो कन्वीनर हैं, और इन 45 संगठनों में सभी तरीके के किसान, औषधि वाले भी, और जो नाज, अनाज, दाना, गेहूं से उगाते हैं, वो तमाम लोग शामिल हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नमस्कार जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है सर कि असल जो ये 3 जो अभी विधेयक आए हैं, जो पहले ऑर्डिनेंस के जरिए कानून बना दिए गए थे, उसको आप कैसे देखते हैं? कहा जा रहा है कि ये जो हम मंडी सिस्टम खत्म कर रहे हैं ये किसानों के लिए अच्छा है। कहा जा रहा है कि किसान जो खेती कॉन्ट्रैक्ट पे कराएंगे ये उनके लिए अच्छा है। कहा जा रहा है जो स्टॉक कर सकते हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम से बहुत सारी चीजों को निकाल दिया गया है, वो भी बहुत अच्छा है। तो क्या अच्छा क्या बुरा, थोड़ा आसान से अल्फाज में आप बता पाए हमें? देखिए, ये जो 3 विधेयक आए, मैं 3 नहीं हमेशा कहता हूं 5 विधेयक आए। अच्छा जी, 5 हैं जी। इससे पहले अभी आपको याद होगा जो दवाइयों को लेके एक अध्यादेश लाया गया था, कुल 45 रासायनिक दवाइयां प्रतिबंधित की गई थी, और एक बिजली बिल सुधार के नाम पे एक अध्यादेश आया था जो सीधा सीधा किसानों की जो सिंचाई के लिए जो बिजली खपत होती है उस पर जो अनुदान दिया जाता है उसमें संशोधन करने के लिए लाया गया। तो ये 5 अध्यादेश पिछले 3 महीने कोरोना काल में आए। हम किसान संगठनों का ये मानना है कि पिछले 6 सालों में किसानों की व्यवस्था को सुधारने के नाम पे आपको कोई ऐसा सपना नहीं आया था कि कोई अध्यादेश लाएं। ऐसा क्या हुआ कि कोरोना के समय आप 5-5 विधेयक ला के पारित कर रहे हैं? तो सवाल अध्यादेश की बात नहीं है, इसके पीछे नियत क्या है, कानून के पीछे नियत क्या है, इसको लेके पहले तो किसानों को शंका हुई। अब हम प्रावधानों पे आते हैं बारी बारी से कि संक्षेप में मैं बताऊं कि जैसे अभी कल जो बिल पारित हुआ, आवश्यक वस्तु अधिनियम, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जिसमें ये था कि भाई इतनी एक सीमा तय कर दी गई थी कि इससे ज्यादा अगर आप अनाज या खाने पीने की जिनसों का भंडारण करेंगे, जमाखोरी करेंगे, तो सरकार कार्यवाही करती। उसमें यह कह के छूट दी जा रही है कि भाई अब इसमें ये भंडारण करने की जो एक लिमिट थी हम हटा ले रहे हैं, और इससे किसानों का बड़ा भला होगा। किसान चाहे तो जितना धान, गेहूं, अनाज, दलहन रोक सकेगा, जमा कर सकेगा, स्टॉक कर सकेगा, और जब अच्छा रेट आएगा तब बेचेगा। ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि आप कह रहे हैं कि किसानों को इससे सुविधा दे रहे हैं। किसान अपना उत्पादन भंडारण करे, ऐसी क्षमता किसान के पास है ही कहाँ? बिल्कुल सही। किसान तो जो खेती करता है, धान चाहे या कोई भी खेती करे, वो
किसी खाद बीज दवाई वाले की दुकान के यहाँ से उधारी लेके आता है, या कोऑपरेटिव एजेंसी से उधारी लेके आता है, या बैंक से कर्जा लेके आता है, किसान के क्रेडिट कार्ड से लाता है। उसके ऊपर तो दबाव रहता है कि जल्दी बेचूं और वो कर्जा चुकाऊं, और ताकि ब्याज का मार न पड़े। और फिर अगली फसल तैयार रहती है, उसके लिए खाद बीज खरीदना रहता है। तो वो कहाँ भंडारण करेगा श्रीमान? भंडारण कौन करेगा? ये जो व्यापारी हैं वो करेंगे, वो मुनाफा काटेंगे। तो ये जो आप अधिनियम ला रहे हैं, आप व्यापारियों के सुधार के नाम पे लाइए ना, किसानों के नाम पे क्यों ला रहे हैं? बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि व्यापारियों के सुधार के नाम पे लाइए, किसान के सुधार के नाम पे क्यों ला रहे हैं? क्योंकि किसान तो कभी कभी फसल खेत से घर भी नहीं लाता है, खेत से ही लाद के बाजार में भेज देता है। जी, ऐसे ही एक और बिंदु मैं बताऊंगा, जिनका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो इतना बड़ा एक्ट है, पूरा पढ़ेंगे, मूल्य संवर्धन, आश्वासन, गारंटी योजना। जब किसान संगठन के 45 संगठनों के, मैं ये समझिए अर्थशास्त्र का हूं, मुझे पढ़ने में दिक्कत आ रही, तो सामान्य किसान इनके इस अध्यादेश का शीर्षक ही नहीं समझ सकता जी। लेकिन उसमें छिपा क्या है? खेती को आप सेवा में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों को बताना चाहूं कि भाई, हमारी जो शंका है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि अगर भुगतान में या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या अनुबंध को लेकर कोई विवाद होता है तो इसकी सुनवाई डीएम करेंगे, कलेक्टर करेंगे जी। इसमें दो बातें हुई, डीएम करेंगे यानी बाकी जो था कि भाई चेक बाउंस हो जाए तो हम चले जाएं, आपराधिक केस बनाएं, सिविल कोर्ट में वसूली लें, उपभोक्ता कानून में करेंगे। ये जो जितने दरवाजे किसान के लिए खुले थे, वो सारे दरवाजे आप बंद कर रहे हैं जी। हमें एक ये शंका हुई, जिसका कहीं स्पष्टीकरण नहीं है इसमें, इनके अध्यादेश में। अब रहा सवाल डीएम सुनेगा तो साहब, डीएम के सिर पे तो ऐसी इतनी काम है, डीएम के इजलास कितने दिन लगती है? आपके 556 सारे जिलों का उठा के देख लीजिए, कितने मामले पेंडिंग पड़े हैं। और इतने बहुसंख्य किसान, ये करोड़ों की संख्या में किसान, 16 करोड़ तो आप ही बोलते हैं, इनके जो मुकदमे हैं वो डीएम कहां सुन पाएंगे? बिल्कुल सही। तो किसानों को अनुबंध की जहां तक बात है तो दो चीजें हैं, एक तो कारपोरेट सेक्टर से बचाएगा कौन? कारपोरेट सेक्टर इतना मजबूत है, किसान कैसे किन हालातों में है, ना मीडिया से छुपा है ना सरकार से छुपा हुआ है जी। और अनुबंध आप समझ रहे हैं, बराबरी में होता है अनुबंध। तो किसान का पलड़ा तो वैसे ही आप समझ रहे हैं कि कितना उठा हुआ है जी। किसान जो है उस पलड़े में है भी या नहीं, ये भी नहीं पता। तो किसान को बराबरी का मौका देने के लिए सरकार को किसान के पक्ष में खड़ा होना चाहिए था। कोई एक ऐसी व्यवस्था बनाते कि अगर किसानों के साथ इन अनुबंधों में कोई ज्यादती होती है, धोखा होता है, अन्याय होता है, तो उसके लिए कोई व्यवस्था थी, वो कहीं नहीं दिख रही है। ठीक है सर, लेकिन सरकार कह रही है कि हम जो अनुबंध वाली पॉलिसी लेकर आए हैं, कानून लेकर आए हैं, वो जमीन का नहीं है, वो फसल का है। जमीन का मालिक किसान ही रहेगा। श्रीमान ये बताएं, जब जमीन पे मैं खेती करूंगा आपके लिए, आपसे खाद बीज दवाई लेके करूंगा और मैं उसको पहले से तय है कि मैं आप ही को बेचूंगा, तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि पूरा देश एक मंडी बन जाए, ठीक है। एक तरफ आप पूरा देश एक मंडी की बात कर रहे हैं, वो भी फिल्मी बात है। ऐसा कोई पूरा देश एक मंडी हो ही नहीं सकती। किसान 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर की मंडी में ले जाने में उसके पसीने निकल जाते हैं जी। ट्रैक्टर की ढुलाई आप देखे हैं कभी मंडी में जाके? आप जाके देखिए, या जानते भी होंगे आप, किसान जो लेके जाता है ना ट्रैक्टर में, उसी ट्रैक्टर पे सोता है वो तालपत्री बिछा के रात को, ताकि सुबह वो बेचे। उससे हम बोलेंगे पूरे देश में ले जाके बेचोगे और विदेश में ले जाके बेचोगे, ये तो बेकार की बात। अब रहा सवाल कॉन्ट्रैक्ट की, भाई जमीन की मालिक की बात, तो सवाल उठता है कि धीरे धीरे जब किसान जब मजदूर ही बन जाएगा, अंत में ये स्थिति होगी कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे है उनको बेच देगा। कॉन्ट्रैक्ट के जरिए नहीं लेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जरिए बेच देगा। क्या नील की खेती में और क्या होता था? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही तो थी। देश का कितना भला हो गया है, सोने की चिड़िया का लाता था, नील की खेती में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही थी जी। आप कौन से युग की ओर वापस आ रहे हैं, आप बताएं मुझे। बड़ी बड़ी कंपनियां जो आएंगी, इन्हें रात को सपना नहीं आया है कि चलो भारत जी, चलो किसानों का भला करो जी। किस मुगालते में है जनाब आप? बहुत अच्छे से आपने तीनों चीजों पर रोशनी डाली और बताया कि ये किसान विरोधी हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो आखिर ये क्या बेशर्मी है सर कि ये कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक फैसला है, तो इसको ऐतिहासिक फैसला क्यों बताया जा रहा है?
सर अगर किसानों के भले के लिए आप कर रहे हो, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, अगर आप किसान के भले के लिए कर रहे हो, हमारे लिए कर रहे हो, तो हमारे साथ मिल बैठ के इस बिल पे चर्चा क्यों नहीं की आपने? आपने तो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो कंसल्टेंसी देने वाली संस्थाएं हैं उनको बिठा के ड्राफ्ट करवाया है। आप बताएं किन किसान संगठनों को देश के बिठाया? आप हमारे लिए, इस प्रजातंत्र है इस देश में, हमारे लिए आप 54% जनसंख्या के लिए आप बिल ला रहे हैं और किसान संगठनों से आप चर्चा करने को खाली नहीं। किसान संगठनों की चर्चा तो दूर, जिस 5 तारीख से 6 जून से इनकी बात आई, 7 तारीख के बाद से 13 जून से लेके आज तक 2500 इंटरव्यू, 2500 लेटर, 2500 समाचार पत्रों में आलेख मैंने लिखे हैं, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, लेकिन मजाल है कि किसी पत्र का जवाब आ जाए। सरकार मदमस्त हाथी की तरह चल रही है, उसे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है और इस किसानों के आंदोलन को भी बिल्कुल हल्के से ले रहे हैं। क्योंकि किसान लगता है कि मैं आंदोलन पे भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजों पर रोशनी चाहता हूं कि आप डालें। जैसे आपने कहा कि सरकार किसानों से कोई मशवरा नहीं कर रही है, उन्हीं के बारे में कानून ला रही है, तो शायद सरकार मान रही है कि किसान जानता ही नहीं है, उससे पूछें क्या। जैसे आपने कहा 5 अध्यादेश आए हैं और 3 का जिक्र किया जा रहा है और मीडिया में भी उन्हीं 3 का जिक्र किया जा रहा है, तो क्या किसान वाकई में नहीं समझ पा रहे हैं सरकार उनके साथ क्या करती है, या किसान जो है संगठन जो है वो किसानों को नहीं समझा पा रहे हैं, क्योंकि आंदोलन जो है वो पंजाब और हरियाणा तक सीमित दिखाई दे रहा है? सर देखो, 2 बातें। एक तो किसान अपनी दुश्वारियों से वैसे ही इतना उलझा रहता है, समझ गए, कि न तो इनकी राजनीति समझ पाता है, न इनकी चालें समझ पाता। अगर ऐसा न होता तो जो सबसे बड़ा वोट बैंक है किसान, समझ गए, उसके पक्ष में ही सारे कानून गढ़े जाते। जरा हर बार जब बजट आता है तो आप देखेंगे एसोचैम, फिक्की, चेंबर सब जाके बैठ रहे हैं और वित्त मंत्री जी उनको चाय पिला के पूछते हैं, मालिक कैसा बने, कैसे बनाए हम बजट। और सबसे बड़ा ये मुट्ठी भर व्यापारी है, सबसे बड़ा जो वोट बैंक किसान है। कभी सुनते हैं कि किसानों को बजट के पहले बुला के पूछे कि कैसे बनाए हम बजट? जब बजट में नहीं पूछते तो अध्यादेश में कहाँ पूछने वाले हैं? ये सवाल ही नहीं उठता कि पूछें। किसान अपनी दुश्वारियों में ही इतना उलझा हुआ है और इन्होंने समय जो चुना है वो भी शंका पैदा करता है कि ये जो 3 महीने जो कोरोना काल है, ठीक है, उसमें समझिए आपकी प्राथमिकता में ये तीनों बिल आ रहे हैं, जबकि आप देख रहे हो किसान नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हो चाइना बहुत बड़ा संकट है, कोरोना बहुत बड़ा संकट है, लेकिन ये आप क्या देख के कोरोना काल में कर रहे हैं? केवल इसलिए कि किसान कुछ कर नहीं पाएगा, किसान जान नहीं पाएगा, किसान को पता भी नहीं चलेगा। तो आप सोचिए कि मीडिया भी 3 बिल चिल्ला रहा है, तो मीडिया को नहीं मालूम कि 5 बिल आ चुके हैं पिछले 1.5 महीने के अंदर, और केवल किसानों से जुड़े हुए। मीडिया को तो कुछ पता ही नहीं है। जैसा मैंने शुरू में कहा, वो पत्रकार, वो एंकर और एंकराइन बैठ जाती हैं और सोचते हैं कि सब कुछ वही बन के रह गए हैं। लेकिन मेरा सवाल एक अधूरा रह गया सर, कि पंजाब और हरियाणा में जिस तरीके का असर दिखाई दे रहा है, वैसा पूरे देश में क्यों नहीं दिखाई दे रहा, और साउथ इंडिया पूरी तरह खामोश है? सर देखिए, ऐसा है कि अभी की ही बात नहीं कह रहा हूं, जब भी हड़ताल होता है, समझ गए, तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे उसका असर दिल्ली के आसपास और पंजाब और हरियाणा में होता है जी। क्योंकि ये जो बेल्ट है राजनीतिक रूप से भी जागरूक है, पढ़े लिखे किसान है, और ये दिल्ली की जो राजनीति है वो उसके काफी निकट है, केंद्र के निकट है, इस कारण से उसका प्रभाव दिखता है। और दूसरी बात यह है कि जो दक्षिण के राज्य हैं, प्राय क्या होता है कि वो केवल क्षेत्रीय पार्टियों का वहां पे शासन रहा है, तो क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पे वहां की राजनीति सिमटी हुई है। जब और कृषि जो है वो केंद्र का विषय न होके स्टेट का विषय है, राज्य का। इसलिए क्या है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो केंद्र की जो नीतियां हैं उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जागरूकता अगर किसानों में होती तो साहब, किसानों के मन का ही हर साल समझ लीजिए जो सबसे बड़ी पंचायत बनती है संसद, किसानों के मन की बनती, लेकिन वो जागरूकता नहीं है। यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि 70% जो देश है वहां अभी भी ये जागरूकता नहीं आ पाई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देश में 70% लोग ऐसे हैं कि अभी भी जागरूकता नहीं आ पाई है। आंदोलन जो चल रहा है वो आपको क्या लग रहा है? क्योंकि इस सरकार का एक मिजाज है, चाहे नोटबंदी की, लोग सड़कों पे उतरे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और तब कोई वापस नहीं लिया, जीएसटी आया, व्यापार बर्बाद कर दिया, तब वापस नहीं लिया,
अभी कोरोना के दौर में डॉक्टर मर रहे हैं, उनको इलाज नहीं दे पाए हैं, मजदूर मर गए, उसको घर तक नहीं पहुंचा पाए, खाना नहीं पहुंच। क्या आपको लगता है कि किसानों का आंदोलन पहला ऐसा आंदोलन होगा 6 साल के इतिहास में इस सरकार के सामने कि जिसपे बैकफुट पे जाएगी, या यहाँ पे भी आगे ही बढ़ेगी? देखिए, सरकार जो है बहुत अति आत्मविश्वास है, ये चीज तो समझे। सरकार के पास मजबूत बहुमत है और उसे मालूम है कि 5 साल तक कुछ होना नहीं। कोरोना का समय है, वैसे भी लोग डरे हुए हैं, निकलने में दिक्कत कर रहे हैं। किसान जो निकल रहे हैं, समझ लीजिए सर पे कफन बांध के निकले हुए हैं। बिल्कुल, जो भी किसान निकल रहे हैं जी और इसे बैरोमीटर के पारे की तरह देखना चाहिए सरकार। जी अगर पिछला चुनाव देखें राज्यों का, तो आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो चूंकि एक किसान बहुल राज्य है जी और यहाँ केवल और केवल किसानों के मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया था, कर्ज माफी के, जी और बीजेपी जो है उड़ गई थी, तिनके की तरह ध्वस्त हो गई थी जी और किसानों का वोटों का कहीं ध्रुवीकरण हुआ जी आज तक के चुनाव में नहीं हुआ। लेकिन जो आज तक नहीं हुआ अकरम साहब, आगे भी नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल आप लिख लीजिए, दीवार पे लिखी इस इमारत को पढ़ लीजिए। जी किसानों की तकलीफ के नाम पे, किसानों की समस्याओं के नाम पे जिस दिन ध्रुवीकरण हुआ, जिस दिन किसान जात पात और क्षेत्रीयता बोली भाषा से उठ के केवल किसान के मुद्दे पे वोट देंगे, उस दिन इनके सारे मुगालते, चाहे पार्टी कोई भी हो, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, इन पार्टियों के, राष्ट्रीय पार्टियों के छक्के छूट जाएंगे और इनको प्राथमिकता पे किसान और खेती को रखना ही होगा। बड़ी ये बात कब होगा, कह इसी रहे हैं चुनाव में होगा सर। या अगले चुनाव में, मुझे नहीं मालूम। जी, बड़ी बात कह रहे हैं सर आप कि अगर किसान किसान बन जाएगा और जाति धर्म और अपने समुदाय से ऊपर उठ के किसान की भूमिका में नजर आएगा, तो इन सरकारों के छक्के छूट जाएंगे। लेकिन कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सामने बिहार का चुनाव है। अकाली दल की जो नेता इनके साथ हुआ करती थी, जो मंत्री मंडल में इनके साथ थी, हरसिमरत कौर बादल, वो छोड़ के चली गई। इन्होंने उसका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया। तो क्या ये घबरा नहीं रहे हैं? इनके दिमाग में चल क्या रहा है? ये अपने वो प्रोपेगेंडा हिंदू मुस्लिम वाले में लोगों को उलझा देंगे और किसान वाले इस मामले को कि कांग्रेस भी ला रही थी, हम ले आए तो क्या गलत कर दिया, इसमें उलझा के खत्म कर देंगे। इन्हें क्या समझ आ रहा है वो मैं समझना चाहता हूँ। देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए। किसान आंदोलित है, जैसे ही विधेयक आया है तब से छुटपुट विरोध के स्वर चालू हो गए थे। हम लोगों ने भी लगातार लिखा। जी परसों 3 बजे प्रधानमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा था कि भाई ये जो पारित हो रहे हैं, हम आईफा की ओर से, अखिल भारतीय किसान महासंघ की ओर से मैंने पत्र लिखा था कि देखिए, आप इनके कुछ जो प्रावधान है उस पर हमें सख्त आपत्ति, उस पर चर्चा करवा लें, खेती के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड ले लें आप, और उसके बाद चर्चा करवा के पारित करें। अगर आप कहते हैं इनमें बहुत, मैं अभी भी कहता हूं कि सारी चीजें जो है इनके अध्यादेश में, सारी चीजें किसान विरोधी नहीं, ये मैं अभी भी कहता हूं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप समझ रहे हैं कि पकवान में अगर एक चीज ज्यादा या कम हो गया या एक चीज हो गया तो समझ लीजिए पौष्टिक के बजाय जहर हो जाता है। बिल्कुल। तो इनका जो अध्यादेश है किसान के लिए कैसे जहर है, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो किसान, ये जो सामने मंत्री जी का इस्तीफा आया, शाम को आया 3 बजे, हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा था, क्रोनोलॉजी समझिए। अब जब किसान देख रहे हैं किसानों की नाराजगी बढ़ रही है, तो अकाली दल के पंजाब में भी अगले साल चुनाव जी, तो अकाली दल उसमें किसानों का अगर सहयोग नहीं करेगी तो उसका जलाधार खत्म होगा, समझ गए। क्योंकि हम जानते हैं हरियाणा और पंजाब की राजनीति पूरे काफी हद तक किसानों के मुद्दे पे ही रहती है, तो इसका असर तो पड़ेगा ही। सवाल ये उठता है अन्य क्षेत्रीय दल, चाहे बिहार की बात करें तो बिहार में भी जो अन्य दल हैं उनकी क्या भूमिका रहेगी, किसानों के साथ खड़े होंगे या सत्ता के साथ खड़े होंगे, ये चीजें किसान भी बारीकी से देख रहे हैं कि कौन उनके साथ खड़ा हो रहा है और कौन विपक्ष में। और सरकार अगर अभी नहीं समझ रही है तो कभी कभी तो समझेगी। अब ये चिड़िया चुनने के जी, एक मांग उठाई जा रही है कि राज्यसभा में अगर इस पर वोटिंग करनी हो तो विपक्ष वॉकआउट ना करे, इस पे वोटिंग करे, ताकि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो बेनकाब हो जाएं कि कौन इसके हक में खड़ा है और कौन इसके साथ खड़ा है। देखिए, आंकड़ों की बाजीगरी, आंकड़ों की इंजीनियरिंग एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये जो अध्यादेश आए हुए हैं, इनमें जो चीजें
एक साधारण किसान को भी समझ में आती है। उन चीजों को लेके राजनीतिक ध्रुवीकरण होना तय है। पार्टी क्या आपको लगता है कि पैरामीटर आज सिर्फ चुनाव बन के रह गया, जीत और हार? इसके अलावा लोगों की जन भावनाएं क्या हैं, लोगों की दिक्कतें क्या हैं? सरकारों को, राजनीतिक पार्टियों को कोई मतलब नहीं है उन चीजों से? देखिए, हमारी राजनीति में डिग्रेडेशन तो हुआ है, ये हम सब देख रहे हैं। जो राजनीति का स्तर आप 10 साल पहले देखते थे, 15 साल पहले देखते थे, यहाँ तक कि अटल जी के समय जो आपने देखा और आज जो देख रहे हैं, तो हर निरपेक्ष दृष्टि रखने वाले व्यक्ति को ये अंतर दिख रहा है जी। और इसमें कोई दो मत नहीं कि जहां सरकार बनाना ही परम लक्ष्य हो पार्टियों का, तो मुद्दे केवल भुलाने के लिए, लोगों की दिक्कतें जो है वो प्राथमिकता पे नहीं है, मुद्दे भुलाने तक है। और ये कब तक चलेगा? तब तक चलेगा जब तक कि मतदाता अपने वोट की कीमत नहीं समझेगा, जब तक हम जाति पर, धर्म पर, क्षेत्रीयता पर, बोली पे, भाषा पे वोट देते रहेंगे, तब तक हमारा फायदा इस तरह उठाया जाता रहेगा। ये सीधे सीधे चुनाव प्रणाली पर, प्रजातंत्र की खामियों पर और हमारी जागरूकता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये बड़ा उलझा हुआ प्रश्न है, सोशल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न है, शिक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है और राष्ट्रीयता, छद्म राष्ट्रीयता, वाद, बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अंत जो किया वो बहुत ही अच्छी बातचीत के साथ किया कि जब तक वोटर जागरूक नहीं होगा और इन्हीं तमाम चीजों में उलझा रहेगा, तब तक स्वच्छ राजनीति की, जो राजनीति में शुचिता की हम लोग बात करते हैं, वो मुमकिन नहीं हो पाएगी। ऐसे ही लोग कभी मजदूर सड़कों पे उतरेंगे, कभी किसान सड़कों पे उतरेंगे, कभी बेरोजगार उतरेंगे और उनको ऐसे ही नजरअंदाज कर देंगी ये राजनीतिक पार्टियां और सत्ता में बैठे लोग। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए एक बार फिर से आपका। फिर ऐसे ही किसी सुलझते हुए या उलझते मुद्दे से आपसे जुड़ने की कोशिश